जय हिंद दोस्तों, मैं डी के सानी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन पर। ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं और सही करेक्ट आंसर जानने के लिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहें, क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको बनाने आना चाहिए, ना कि रटने। और रटेंगे तो हो सकता है कि गलत दिया गया हो, और रट करके गलत अगर जाएंगे तो वहाँ आपसे ऑटोमेटिकली है कि वहाँ क्या होगा, गलत आपका आंसर आएगा और बना करके आ जाएंगे, नंबर कटने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। इसलिए आप किसी भी क्वेश्चन का जो है प्रॉपर सॉल्यूशन जाने कि प्रॉपर होता कैसे है इसका आंसर। ठीक है, जैसे बोला है, पहला सवाल बोला है इसका कि सोडियम ऑक्साइड में N2O में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। वैसे हम क्या किए हैं, लिखवा दिए हैं Na2O में। ठीक है, दो आयन होगा, एक होगा Na प्लस आयन और एक क्या होगा O2 माइनस आयन, जिसमें Na प्लस आयन का जो संख्या होता है इसमें 8 होता है और O2 माइनस आयन का कितना संख्या होता है, 4। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि एक O2 माइनस आयन को Na प्लस का आयन जो है 8 आयन घेर करके रखा होगा। फिर से समझे इस बात को। इसका कहने का मतलब ये है कि एक Na प्लस आयन एक Na प्लस आयन को 4 O2 माइनस आयन घेर कर रखा है, और O2 माइनस आयन को एक आयन को कितना Na प्लस घेर कर रखा है, 8। इसीलिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। इसलिए ध्यान रखें, अगर सोडियम का अगर पूछता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 8 होगा, अगर ऑक्सीजन का अगर पूछता है तो बोलेंगे 4 होगा। इसी तरह का देखिए और भी सवाल, ढेर सारा सवाल पूछा जाता है, उसको भी हम यही बता दे रहे हैं। जैसे देखिए वो पूछा जाता है CaF2 में बताइए इसमें क्या होगा, कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा और फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो यहाँ ध्यान रखें, ये दो पार्ट में टूटता है, दो आयन में, Ca2 प्लस आयन और F माइनस आयन में। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, Ca का जो आयन का संख्या होता है वो 4 होता है और F माइनस का संख्या होता है 8। तो ये भी आप ध्यान में रखें। और भी पूछा जाता है CsCl में बताइए दोनों का, मतलब Cs प्लस का और Cl माइनस का कितना होगा। तो इसका भी 8 होता है और इसका भी कितना होता है, 8 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, और पूछा जाता है NaCl में पूछा जाता है। तो ये सब देखिए पॉइंट है, यहाँ पे आपको क्या करना है, हर हाल में ध्यान में रखना है। NaCl का होता है, Na प्लस का जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होता है। ठीक, और एक पूछा जाता है ZnS का। ठीक है, क्या किसका पूछा जाता है, ZnS का पूछा जाता है, जिसमें Zn जो 2 प्लस आयन और S2 माइनस आयन, इसका भी 4 होता है और इसका भी क्या होता है, 4 होता है। तो ध्यान रखें, ZnS में जिंक का भी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा और सल्फर का भी कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। वही अगर आपसे पूछता है CaF2 में बताइए कैल्शियम का कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, बोलेंगे 4। F माइनस का कितना होगा तो बोलेंगे, फ्लोरीन का कितना होगा, इसका बोलेंगे 8। CsCl में अगर पूछेगा तो CS का बोलेगा तो 8, क्लोरीन का बोलेगा तो कभी कभी देखिए रेशियो में भी पूछ लेता है, तो वहाँ लिखा हुआ रहेगा 8 रेशियो। ठीक है, तो ध्यान रखें, यही सवाल, यही पोजीशन है, इससे ज़्यादा इस टॉपिक से सवाल नहीं पूछेगा आपसे। या तो NaCl का पूछ लेगा, या तो CaF2 का पूछ लेगा, या तो आपसे ZnS का पूछ लेगा, और यहाँ किसका पूछ लिया, वो N2O का पूछ लिया। तो चारों का आप ध्यान में रखें, किसी का भी सवाल आए और आपसे बन जाए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि 5% कैन शुगर, अनुभार दे रखा है 342, आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक मतलब होता है कि दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, समान होगा। हम लोग पढ़े थे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस वहीं पर पढ़े थे हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़े थे कि अगर दो सॉल्यूशन है तो दोनों सॉल्यूशन में कंपेयर करते हैं, अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर समान रहता है तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए वैसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन तो कह दिए, तो यहाँ बोला है कि 5% कैन शुगर है और वो किसी सॉल्यूशन के साथ में आइसोटोनिक है। मतलब बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है और दूसरे सॉल्यूशन के साथ में क्या है, ये आइसोटोनिक है। मतलब ये कि इसका जो होगा पाई1, मतलब समझ रहे, इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं, मतलब इस वाले सॉल्यूशन का मान लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, पाई1 है, और इस वाले सॉल्यूशन का मान लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, पाई2 है। अगर ये सॉल्यूशन अगर आइसोटोनिक है एक दूसरे के साथ, तो इसका पाई1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, पाई2 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें इंफॉर्मेशन क्या दे करके रखा है, बोला कि 5% कहने का सीधा मतलब है कि मास परसेंटेज हम लोग पर करके रखे हैं, और मास परसेंटेज का मतलब अगर 5% बोल रहा है तो मतलब प्रत्येक 100 में कितना है, 5 ग्राम कौन घुला हुआ है, कैन शुगर, मतलब जिसका फॉर्मूला आप जानते होंगे C12 S22 और O11। तो उसी का वो अनुभार देके रखा है 342, जिसको आप चीनी के भी नाम से जानते हैं।
जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, चीनी, और चीनी को ही बोला जाता है कैन शुगर। ठीक है, तो कैन शुगर और चीनी कहने का मतलब आप डिफरेंट नहीं है। तो अब देखिए एक चीज़ तो पता चल गया, इसका वेट पता चल गया, W1 का वैल्यू कितना पता चल गया कि 5 ग्राम इसमें हम लोग सॉल्यूट को घुलाए हैं, और प्रतिशत का बात कर रहा है तो इसका आयतन कितना है, 100 ml है। इतना चीज इसका पता चल गया। और चीनी का जो है मॉलिक्यूलर मास दे करके रखा है, तो M1 का वैल्यू लेते हैं 342। एक सॉल्यूशन। दूसरे वाले सॉल्यूशन के लिए बात बोल रहा है कि जिसके साथ में वो है, तो वो बोल रहा है कि आइसोटोनिक है, तो 1% घोल। 1% घोल कहने का मतलब है कि इसका W1 का वैल्यू कितना, 1 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और इसका भी कितना, 100 ml आयतन में है। प्रतिशत कहने का मतलब क्या कि 100 ml का बात कर रहा है। प्रतिशत जब भी बोले 2% मतलब 100 में कितना 2, और बोलेगा 5% मतलब 100 में कितना 5। तो हम लोग क्या करेंगे, W1 का वैल्यू पता चल गया, वॉल्यूम भी हम लोग का पता चल गया। ठीक है, अब बात आता है कि मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो यही मॉलिक्यूलर मास बोला है वो क्या निकालने के लिए। इसका मॉलिक्यूलर मास पता था, चीनी बोला था, उसका बोला था X। बोला है कि देखिए 5% कैन शुगर आइसोटोनिक है, 1% घोल X के साथ, X का कोई घुला हुआ है, उसका क्या निकालना है आपको, बोल रहा है अनुभार कितना होगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक, फॉर्मूला लगाते हैं, π1 बराबर क्या, π2। अगर आइसोटोनिक है सॉल्यूशन तो, अगर आइसोटोनिक है तो क्या बोलेंगे, π1 बराबर π2। तो π1 पाई बराबर हम लोग जानते हैं पाई इजिकल टू होता है CRT। क्या होता है, पाई इजिकल टू होता है CRT। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, C1RT, इसका हो जाएगा C2RT, समानता बहुदाब पर होगा। तो अब देखिए ये दोनों क्या आपस में भिड़ जाएगा। देखिए R खत्म, TT खत्म, बचा क्या, C1 बराबर हो गया C2। और ये C1 C जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को। किसको, कंसंट्रेशन, सांद्रता को। तो सांद्रता का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, W गुना 1000 बट्टे मम्मी गई सब्जी लेने बाजार। यही सही फॉर्मूला पढ़े थे। ठीक है, तो इसका M1, इसका W1, इसका क्या M1, ये B1 बराबर, दूसरे वाले का भी लिखेंगे W2 गुना 1000 बट्टे M2 गुना क्या V। अब देखिए सब कुछ पता है आपको, इसका भी वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू पता है, और इसका भी वैल्यू रख लेते हैं भाई, वैल्यू रखते हैं। W1 का वैल्यू पता है 5 गुना 1000 बट्टे ये M1 का वैल्यू 342। ठीक है, V1 का वैल्यू दे रखा है 100 बराबर, बराबर है आपका क्या, 1 गुना 1000 बट्टे M2 आपको निकालना है। ठीक है, और V2 के बारे में भी पता है 100। अब देखिए कैलकुलेशन अगर करेंगे हम लोग, क्या करें, कैलकुलेट अगर इसको करने का बात करें तो देखिए ये 20 भिड़ जाएगा। ठीक है, इधर भी 20 भिड़ जाएगा, उधर देखिए बचा क्या, बचा 5 बटे 342 बराबर, सॉरी 5 गुना 10, 50 बटे 342, इधर बचा 10 बटे M2। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे, देखिए तो 0 इसको भी भिड़ा देते हैं। अब M2 निकालना तो पलटी मारते हैं, तो ये हो गया 342 बटे 5 बराबर M2। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 68 पॉइंट आएगा, 68.2 आएगा M2 का वैल्यू। क्लियर, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं आंसर हम लोग का क्या था। ठीक है, 68.4 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 68.4 आएगा कैलकुलेट करके। आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, 68.4 आपका ऑप्शन सी आंसर सही होगा। आया गया समझ में। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्न में कौन लाइफिलिक कोलॉइड है। तो लाइफिलिक कोलॉइड जब हम लोग पढ़े थे तो ऑप्शन देखे तो ऑप्शन गोंद को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफिलिक कोलॉइड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है निम्न में कौन सा धातु प्रचुर मात्रा में भूपर पट्टी में पाई जाती है। एकदम रटा रटाया हुआ सवाल है, कौन सा है, एल्युमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा, एल्युमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का, देखिए निम्न में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। देखिए शक्तिशाली ऑक्सीकारक हम लोग कैसे पहचानते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल।
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान जो है जितना पॉजिटिव होगा, ठीक है, जितना पॉजिटिव होगा वो उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होगा। तो इसका जो होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग को देखने का मिलता है। तो ये हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखना पड़ता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका ज़्यादा होगा, जितना पॉजिटिव होगा वो क्या करेगा, उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होगा। ठीक है, तो F2 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का कि निम्न में किसका आयनिक विभव का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। तो यहाँ ध्यान रखें, साइज अगर इंक्रीज करेगा परमाणु का, साइज अगर इंक्रीज करेगा तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, वो डिक्रीज करता है। तो हम इन लोगों के बारे में बात कर लें तो एल्युमिनियम है, फास्फोरस है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम है। देखिए लेफ्ट से राइट जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उसका आकार, परमाणु का आकार क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, आकार छोटा होता है। अब देखिए परमाणु का आकार जैसे जैसे छोटा होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या होगा, बढ़ा होगा। जैसे हम लोग अगर सजाएं मैग्नीशियम, उसके बाद आता है एल्युमिनियम, उसके बाद आता है सिलिकॉन, उसके बाद आता है फास्फोरस। हम लोग जानते हैं कि जब इधर से इधर जानते हैं तो साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, साइज इसका छोटा होगा। साइज छोटा होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे हम लोग इधर से इधर जाएंगे क्या होगा, आकार छोटा होगा। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है, घटता है। परमाणु का आकार घटता है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्या होता है, बढ़ता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना हम लोग को ऊर्जा देना पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। इसलिए यहाँ ध्यान रखेंगे कि साइज जैसे जैसे घटेगा, आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम लोग का फास्फोरस जो है सबसे छोटा साइज होगा, इसलिए इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए हम लोग का ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है, चतुष्फलकीय होती है। ठीक है, चतुष्फलकीय का मतलब होता है किसका आकृति, टेट्राहेड्रल होता है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को निकालने के लिए चलिए आज बता ही देते हैं कि टेट्राहेड्रल कैसे होता, कौन क्या होता है। ठीक है, सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। देखिए हम लोग को दिया हुआ है निकेल, पहला वाला देखिए, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, निकेल Cn का 4 पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। उसके बाद देखिए ये दोनों तो 5D में आता है, ये दोनों आंसर नहीं होगा। मेन है हम लोग को इन दोनों में मैच कराना है। वैसे देखिए हमको तो याद है, आपको बता देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये दिया हुआ है निकेल और Cn का क्या है, होल 4 है और 2 माइनस है। पहले देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे हम लोग, इसको मानेंगे x। अब देखिए इसका होता है -4 और ये हो जाएगा -2 के बराबर। तो इसका x का वैल्यू आएगा +2, मतलब निकेल पर जो चार्ज आएगा वो आएगा कितना, +2। तो निकेल 2+ का हम लोग क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो उसका आएगा, देखिए निकेल 2+ का इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d कितना आएगा, 8। क्या आएगा, 3d 8 आएगा। और 8 में से क्या कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया उससे, तो इलेक्ट्रॉन। अब 8 के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं हम लोग, डी ऑर्बिटल बनाते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम। तो ऑर्बिटल डायग्राम जब बनाएंगे तो डी में कितना ऑर्बिटल होता है, 5 ऑर्बिटल, 8 इलेक्ट्रॉन है, भरते हैं 1 2 3 4 और 5, 1 2 3, कितना इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए 2 डब्बा खाली है। और साइनाइड जो होता है, ये जो साइनाइड होता है, साइनाइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहता है सेंट्रल एटम के साथ जुड़ा हुआ तो इलेक्ट्रॉन का वो क्या करता है, पेयरिंग करता है। क्या करता है, वो पेयरिंग करता है, मतलब इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, ये पेयर कर देगा। क्या करेगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को वो पेयर कर देगा। तो पेयर जैसे ही करेगा ये बना लेगा ऐसा ऑर्बिटल, 2 3 4 5, ये ऐसा बना देगा, मतलब सबके सब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। तो डी ऑर्बिटल इसका एक तो खाली रहता है। क्या रहता है, डी ऑर्बिटल एक तो खाली रहता है। तो एक तो डी ऑर्बिटल है और जुड़ने वाला कितना है, लिगेंड, 4 लिगेंड है। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, और ऑर्बिटल बनाना पड़ता है। तो और ऑर्बिटल बनाएंगे तो 3d के बाद 4s आया, 4s के बाद आएगा आपका 4p, 4p में कितना, 3 ऑर्बिटल। तो अब देखिए 3 ऑर्बिटल और 1 4 ऑर्बिटल, तो p वाला का तो भाग लिया,
और उससे पहले है 4s, तो 4s में होता है हम लोग का एक ऑर्बिटल। अब देखिए एक तो डी वाला भाग लिया, एक तो s वाला भाग लिया। अब देखिए इसका कई ठो भाग लेगा, 2 ठो भाग लेगा, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा dsp2। और जब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसका जियोमेट्री जो होगा, उसका जियोमेट्री क्या होगा, उसका जियोमेट्री होगा स्क्वायर प्लेनर। क्या होगा उसका जियोमेट्री? स्क्वायर प्लेनर होगा। लेकिन जब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा तब उसका ज्योमेट्री क्या होगा, वो टेट्राहेड्रल आएगा। तो मतलब दूसरा वाला का देख लेते हैं हम लोग, दूसरा वाला को देख लेते हैं। दूसरा वाला है निकेल Cl4 का 2-, यही है। तो इसका भी देखिए निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 2+ आएगा। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर लिखेंगे हम लोग तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d8। इसका भी इलेक्ट्रॉन को जब सजाएंगे तो हम लोग देखिए 1 2 3 4 5, देखिए डी में कितना इलेक्ट्रॉन है हम लोग का, डी में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो डी में 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहाँ सजाएं? डी में 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो क्या करें, 5 ऑर्बिटल में हम लोग सजाते हैं इसको। तो एक इलेक्ट्रॉन पहले रखने का नियम है, एक इलेक्ट्रॉन हम लोग बढ़ लिए। दूसरा क्या करते हैं हम लोग, इसको पेयरिंग करते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कर दिए। और ये Cl जो होता है ये वीक लिगेंड होता है। क्या होता है ये? वीक लिगेंड होता है। क्या होता है ये? वीक लिगेंड होता है। और ये वीक लिगेंड अगर होता है तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं करता है। क्या नहीं करता है? ये पेयरिंग नहीं करता है। अगर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं करेगा तो ये ऐसा का तैसा रह जाएगा। अब देखिए इसमें तो हम लोग साइनाइड को नहीं जोड़ सकते, यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, साइनाइड को नहीं जोड़ सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, 12 वाला कक्षा लेना पड़ता है। उसके बाद आता है 4s, उसके बाद आता है 4p। क्या आता है? 4p आता है। अब क्या करते हैं, s वाला क्या करेगा, एक तो साइनाइड यहाँ जुड़ जाएगा, एक साइनाइड यहाँ जुड़ जाएगा, एक साइनाइड यहाँ और एक साइनाइड यहाँ। तो हम लोग का देखिए s वाला कई भाग लिया, एक लिया, और p वाला क्या लिया, 3 भाग लिया। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3 आएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 आएगा तो हम लोग कहेंगे इसका ज्योमेट्री जो होगा वो होगा टेट्राहेड्रल। क्या होगा उसका ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल होगा। इसीलिए हम लोग का ऑप्शन देखेंगे अब कौन सा होगा। ऑप्शन हम लोग का 4 सही आंसर होगा। ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। ठीक है, याद रखें dsp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो उसका ज्योमेट्री जो होगा वो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। लेकिन अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसका ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला है हम लोग का कि सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक हैं। आप इसको अच्छा से 10 क्लास में ही जबरदस्त तरीके से याद किए होंगे। ये कुछ नहीं है, अल्केन का है। किधर भाई अल्केन? ऑप्शन सी, CnH2n+2 किसका सूत्र है, सामान्य सूत्र है। किसका सामान्य सूत्र है? ये अल्केन का सामान्य सूत्र है। इसलिए हम लोग क्या बोलेगा, आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, CnH2n+2 किसका है, अल्केन का है। दूसरा है कि निम्न में कौन सा प्रथम संक्रमण तत्व नहीं है, बताइए। प्रथम संक्रमण तत्व नहीं है, ये पहले भी क्वेश्चन बना चुके हैं। कौन सा होगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है डी ब्लॉक का तत्व नहीं होता है, इसलिए हम लोग का आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। डी ब्लॉक का तत्व में होता है Fe, क्रोमियम, निकेल, स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जिंक तक। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का कि निकेल का NiCO4 में ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। निकेल को मानेंगे हम लोग x, इसका चार्ज होता है 0 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 0। तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। याद रखें क्वेश्चन सब बहुत ज़्यादा रिपीट करता है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला है कि संक्षारण कोराइजन को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण कौन कौन सा है। मतलब जंग वंग जो लगता है, जंग लग जाता है, इधर उधर लिखते होंगे, कॉपर पर जो है ग्रीन कलर का परत चढ़ जाता है, वो कब लगता है, क्या कारण है उसका लगने का। लोहा जो हम लोग जैकेट के पानी वानी में फेंक देते हैं, बरसात का सीजन में देखिएगा उसको जंग लग जाता है। ठीक है, अब जंग क्यों लगता है उसी को आप समझना है कि उसका क्या कारण है, वही बताना है। तो पहला ऑप्शन है उसका कि धातु का विद्युत रासायनिक सेल में स्थान। सही बात है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हम लोग लिखे थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर, वो सीरीज में भी इसमें मायने रखता है। ठीक है, वो भी इसका कारण है। दूसरा CO2 की जल में उपस्थिति, जल में
जल में क्या होता है, CO2 उपस्थित होने के कारण, उसके कारण भी होता है, जंग लगता है। तीसरा है कि धातु में उपस्थित अशुद्धियाँ, धातु में जो उपस्थित अशुद्धि रहता है उसी में जंग लगता है, ठीक है, वो भी कारण है। प्रोटेक्टिव कोटिंग की उपस्थिति, ये गलत है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन A, B और C तीनों इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट है इसका कि निम्न में कौन LiLH4 द्वारा अवकृत होकर इथाइल अल्कोहल का निर्माण करता है। मतलब पूछ रहा है कि बताइए, इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में हम लोग सबको क्या कहते हैं, रिडक्शन कराते हैं। सबको जब रिडक्शन करेंगे तो कौन इसमें से इथाइल अल्कोहल देगा। हम आपको चारों को क्या करते हैं, तोड़ करके बताते हैं, चारों को क्या करते हैं, रिडक्शन कराते हैं। LiLH4 होता है रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, और रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना। तो हम लोग चारों को ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है। देखिए पहला है हम लोग का CH3CO का होल 2 और है O। जब इसको हम लोग फैला करके लिखेंगे खोल करके तो ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये होगा O, ये होगा C डबल बॉन्ड O, और ये आएगा CH3। इसका बोला है कि रिडक्शन कराना है LiAlH4 के साथ में। जब इसके साथ कराएंगे तो देखिए इसका मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, तो हम लोग तोड़ते हैं भाई, लो भाई तोड़ देते हैं, नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो मतलब क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे, तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ऐसा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ जोड़ देंगे एक हाइड्रोजन, ये हो जाएगा CH, एक हाइड्रोजन जुड़ा यहाँ तो CHO। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए CH3 CHO, जोड़ यहाँ जो जुड़ेगा इस वाले ऑक्सीजन पर जोड़ेंगे तो ये बनाएगा CH3 COOH। तो ऑब्वियस सी बात है ये तो नहीं है होगा भाई, क्योंकि ये एल्डिहाइड और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो दूसरा वाला ऑप्शन को हम लोग चेक कर लेते हैं भाई, दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन में क्या था, दूसरा है CH3COCl, इसको यहीं चेक कर देते हैं। देखिए 2 हाइड्रोजन का रिडक्शन का मतलब 2 हाइड्रोजन का जुड़ना, जब इसका बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये कुछ ऐसा है, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये है Cl। अब देखिए इसका बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे तो इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, एक नेगेटिव और यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH और बनेगा HCl। तो ये भी बनाएगा एल्डिहाइड, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल, ये भी ऑप्शन कैंसिल। बच्चा इसके पास में पहुंचे, इसका रिडक्शन कराते हैं, तो इसका सूत्र पहले बना लेते हैं। ये होता है ऐसा NH2, ठीक है, इसका भी रिडक्शन कराएंगे तो क्या करेगा, ये भी नहीं देगा, क्योंकि बॉन्ड को ब्रेक करेंगे नेगेटिव और यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ भी एल्डिहाइड बनेगा और अमोनिया बन जाएगा, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। इसके पास पहुंचे, इसका फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और होता है OC2H5। अब देखिए इसका जब बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ये आएगा नेगेटिव और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। बॉन्ड को ब्रेक किया, अब देखिए इसका रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 हाइड्रोजन का जुड़ना, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये CH3, ये बना लेगा CHO, ये वाला पार्ट, ठीक है, और उधर वाला पार्ट यहाँ देखिए ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, ये बन जाएगा C2H5OH। इसीलिए हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हम लोग का सही आंसर होगा। आया ये समझ में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में किस स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर 2.1/2 होता है। 2.1/2 कहने का मतलब है कि 5/2 कहने का मतलब है कि 2.5 बॉन्ड ऑर्डर। ये हम लोग का केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है, किसका है, क्लास 11th का ये केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है। अब देखिए केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है तो सर क्या हम लोग इसको छोड़ दें, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। यहाँ 2 ट्रिक लगाना है, ट्रिक से एकदम घोल्टा देना है सवाल को। इलेक्ट्रॉन कितने आना चाहिए, इसमें किसी का भी आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल करके निपटा सकते हैं। तो अब देखिए अब कहाँ लगाएं हम लोग, कौन सा, पहले तो लगाएंगे बाबा ट्रिक। कौन सा लगाएंगे, बाबा ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। लेकिन बाबा ट्रिक वैसे कि लगाते हैं कहाँ तक, इलेक्ट्रॉन 8 तक मात्र। कहाँ तक लागू होगा ये, 8 तक इलेक्ट्रॉन। और बॉन्ड ऑर्डर जो निकालने का फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखिए इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, एंटी बॉन्डिंग क्या होता है आप केमिकल बॉन्डिंग में जाकर के पढ़ेंगे, ठीक है। बाबा ट्रिक से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जितना भी रहेगा उतना भरते जाएंगे और इस फॉर्मूला को लगा करके निकालते जाएंगे। लेकिन यहाँ जो हम लोग ट्रिक लगाएंगे वो ट्रिक नहीं लगाएंगे, यहाँ दूसरा लगाएंगे। क्योंकि यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, 8 से ज़्यादा है। क्योंकि देखिए 7 दूना 14, 14 में 1 इलेक्ट्रॉन गया, कितना 13 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। 8 दूना 16, 16 में 1 इलेक्ट्रॉन गया 15 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे के लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का दूसरा हम ट्रिक लगाते हैं। उसके लिए आपको ट्रिक ना, सबसे पहले 14 इलेक्ट्रॉन ऊपर लिखेंगे, 13, 12, 10, 9, 8 इधर लिखेंगे, क्या हो जाएगा 15, 16, 17, 18, ठीक है। यह है आपका नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन, और इधर लिखेंगे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर। तो ध्यान में रखेंगे, देखिए सबसे ज़्यादा देखिए 14 इलेक्ट्रॉन वाले क्या होता है 3.0। तो पॉइंट देखिए ऊपर जाएंगे तो पॉइंट घटाते जाएंगे, नीचे जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे पॉइंट घटाते जाएंगे। इसका हो जाएगा 2.5, इसका हो जाएगा 2, इसका चलेंगे तो 1.5, इसका चलेंगे तो हम लोग 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.5। फिर हम लोग क्या करेंगे नीचे जाएंगे, सेम 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, इसका क्या हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा 1.5, इसका क्या हो जाएगा 0.5। आया समझ में? देखिए अब हम लोग को किसका 15 इलेक्ट्रॉन का और 13 इलेक्ट्रॉन का, तो 15 इलेक्ट्रॉन और 13 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2.5। तो यहाँ 2 ऑप्शन यहाँ इसमें मिल रहा है, देखिए कितना ऑप्शन मिला, 2 ऑप्शन। इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला भी ऑप्शन सही होगा और ये वाला भी ऑप्शन सही होगा, मतलब ऑप्शन ए और बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। दोनों को बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। सवाल को चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, कॉलम को मिलाना है, कॉलम फर्स्ट है और कॉलम सेकंड दिया हुआ, और इसमें मैच करना है कौन किससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं, पहला बोला है कि इनमें से कौन लुईस बेस है, और हम लोग पढ़े हुए हैं प्रीवियस में, हम लोग चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का क्षमता होगा, क्या होगा, जिसमें जिस भी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का क्षमता होगा वो लुईस बेस की तरह व्यवहार करता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको कहते हैं हम लोग लुईस एसिड करते हैं। तो यहाँ देखिए NH3 में क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है अपना डोनेट कर सकता है, इसीलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, पहला का लुईस एसिड जो होगा वो NH3 होगा। दूसरा बोला है कि नीला कशिश का फॉर्मूला क्या होता है, नीला कशिश जो है CuSO4 और 5H2O को क्या कहते हैं हम लोग नीला कशिश कहते हैं। कली चूना का फॉर्मूला होता है CaO कली चूना का, और कार्बाइल एमिन होता है C6H5NC। एकदम आसान सा जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का, देखिए नेक्स्ट है कि पैसेज, आपको क्वेश्चन बैंक में पैसेज दिया हुआ है और उस पैसेज को क्या करना है, आपको पढ़ना है, क्या ध्यान से पैसेज को पढ़ना है, और पैसेज को पढ़ करके क्या करना है, इसका उत्तर ढूंढना है। तो उत्तर देखिए पैसेज को पढ़ने के बाद जो है आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, और तीनों क्वेश्चन का जो आंसर कहाँ मिलेगा, आपको पैसेज में ही पढ़ने के बाद मिलेगा, ठीक है। जैसे सवाल पहला बोला कि प्रथम पंक्ति के संक्रमण तत्वों में सबसे सामान्य ऑक्सीकरण संख्या होती है। पिछला भी देखिए 2010 में भी यही 2011 में भी ये सवाल आया था, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखें कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक का हर ऑब्जेक्टिव पर टनाटन करके रट जाना है, ठीक है। जैसे देखिए पहला क्या हम लोग का ऑप्शन क्या करता है, ये सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है इसका +2 ऑक्सीकरण, जो लगभग सब तत्व जो है इसमें क्या होता है +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हम लोग का कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व का नाम बताइए प्रथम श्रेणी में। तो मैग्नीज होता है, ये भी सवाल आया था पिछला वाला वीडियो में, ये भी सवाल था, पिछला वाला साल में ये भी सवाल था। देखिए ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन क्या करता है, रिपीट करता है, तो इसलिए क्वेश्चन बैंक का हर सवाल का जवाब आपका कहाँ रहना चाहिए, जुबान पर रहना चाहिए, तब आपका एकदम 35 में 35 एकदम बिहार बोर्ड का सवाल बनेगा टनाटन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का सवाल है कि संक्रमण तत्वों की परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या होते हैं। सेम सवाल है पिछले वाला, ठीक है, पिछला जैसा ही है। क्या करता है ये देखिए, इसका जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कौन 2 सब सेल में लगातार रहा है, 2 सब सेल में रहता है, इसलिए क्या करता है ये डी ब्लॉक का तत्व क्या करता है, 2 सेल में होने के 2 सब सेल में होने के कारण क्या होता है, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इसका फिक्स ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, नहीं होता है। तो हम लोग का 25 का 25 सवाल का आंसर आज का कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बता दें कि भाई जरा सा क्वेश्चन बैंक का जाकर के सॉल्यूशन देख लो, और सही आंसर को बाय कंसेप्ट बाय सॉल्यूशन के साथ में उसको समझ लो, नहीं तो रटोगे तो फिर क्वेश्चन गलत होगा जाकर के एग्जाम में, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो पर नए हो, अगर इस चैनल पर नए हो तो अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।